मेडिसिन लेने में अपना जो अच्छे प्लेयर हैं वो अपना करियर ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन लिया हुआ जो प्लेयर होता है कि उनका आगे टेस्ट हो जाता है। टेस्ट होने के बाद अगर मेरा टारगेट ये है कि हमारी मंडी डबवाली जहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं, जहाँ डबवाली के जितने भी अच्छे बच्चे हैं, मेरा तो यही मैसेज है कि वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों और जो लगभग 35 प्लस से शुरुआत होती है। मैं उनको अपना टारगेट मानता था कि अगर वो 35 के बाद खेलना शुरू करके और अच्छे अच्छे मेडल जीत सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। इसलिए मैंने जॉब के अगर सही बच्चे का जो ग्रोथ है, सही एज ग्रुप है, अगर वो डेली प्रैक्टिस करता है तो मुझे लगता है कि वो बच्चा स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल तक जरूर जाएगा। अगर उन बिल्कुल मैडम, मैंने अपना टाइम जो है सेट कर रखा है। सुबह मैं मॉर्निंग 18 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ और वापसी पे मैं स्टेडियम में अपनी रनिंग, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग जो भी है मैं अपना पूरा वर्क करता हूँ। और शाम को अच्छी लगी और उसके बाद आज से 10 साल लगभग हो गए हमारी एकेडमी चलते हुए। और हमारे जो बच्चे हैं ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। न्यूज़ टीम 7 से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं ऐसी शख्सियत से जो सरकारी विभाग में कार्यरत भी हैं। इसी के साथ उन्होंने अपने जीवन का एक एम सेट किया है, अपने शहर का और अपने देश का भी नाम रोशन कर रहे हैं। आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि उनकी एक स्पोर्ट्स अकेडमी भी है, खेतूराम सेठी स्पोर्ट्स अकेडमी की तरफ से वो अपनी एक अकेडमी चलाते हैं और बच्चों की उसमें खेल कूद को लेकर सहायता भी करते हैं, उन्हें गाइड भी करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ हैं राकेश शर्मा जी, तो चलिए उनसे बातचीत करते हैं। क्यों टीवी चैनल का यहाँ पधारने पर बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बताना चाहता हूँ कि मैं लगभग बचपन से ही स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे बचपन से भी फुटबॉल का ज़्यादा शौक़ था। देखते देखते जो मेरे गुरुजी हैं श्री लाभ सिंह जी रंधावा, वो एथलेटिक कोच थे और वो जब एथलेटिक करते थे तो मुझे लगता था कि मुझे भी ये गेम करनी चाहिए। वो दूसरे बच्चों को सिखाते और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे भी एथलेटिक्स करनी है। तो वो एक दिन किसी बच्चे को सिखा रहे थे पोल वॉल्ट। तो मैं फुटबॉल में गोलकीपर था, लेकिन फुटबॉल का गोलकीपर होते हुए मैं देख रहा था कि वो जिसको पोल वॉल्ट सिखा रहे हैं वो बच्चा पोल वॉल्ट कर नहीं पा रहा और बार बार वो पोल से गिर रहा था, क्रॉस बार गिर रही थी। तो मुझे लगा कि मैं क्रॉस कर सकता हूँ। मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मुझे पोल वॉल्ट करना है। तो वो मुझे कहने लगे कि ये तेरे बस का रोग नहीं है। तो मैंने 2-3 बार रिक्वेस्ट की और मेरे रिक्वेस्ट करने पर गुरुजी बोले भी चलो एक चांस तेरे को देते हैं। जब मुझे उन्होंने चांस दिया तो मैंने पहली बार ही उनका दिया हुआ टारगेट क्रॉस कर दिया। उसके बाद गुरुजी ने वो दूसरे बच्चे का कैंसिल करके मेरे को ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी। मैं धन्यवाद उस गुरुजी का जिन्होंने मेरे को शुरुआत करवाई। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी जॉब है और आप उसी के साथ आपकी लाइफ का दूसरा एम कब सेट हो गया कि मुझे स्पोर्ट्स के अंदर ही जो बच्चों को गाइड करना है, खुद को स्पोर्ट्स के एक अलग लेवल तक लेके जाना है। हम देख सकते हैं कि पीछे आपके जो प्राइज हैं, आपके मेडल्स हैं, वो गिनती भी नहीं होगी कि इतने अधिक पीछे लगे हुए हैं। तो सर, हम ये जानना चाहते हैं आपके बारे में। नौकरी तो मैडम मेरे को जॉब तो लगी है 1995 में, लेकिन मैं लगभग 6th क्लास से ही खेलना शुरू कर दिया था। मेरे गुरुजी मास्टर गेम खेलते थे, यानी वेटरन गेम, जो लगभग 35 प्लस से शुरुआत होती है। मैं उनको अपना टारगेट मानता था कि अगर वो 35 के बाद खेलना शुरू करके और अच्छे अच्छे मेडल जीत सकते हैं तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। इसलिए मैंने जॉब के दौरान भी इस टूर्नामेंट को खेलने के लिए खेलना जारी किया
और मैंने लगभग मणिपुर में, पुणे में और बेंगलोर में और आंध्र प्रदेश में गोल्ड मेडल, अनेकों गोल्ड मेडल जीते। सर एकेडमी की शुरुआत किस तरह से हुई? क्योंकि हम हमारे सुनने में ये भी आया है कि जो गरीब बच्चे हैं उन्हें भी वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। इसी के साथ आपके जो बच्चे हैं वो बाहर तक भी मतलब नेशनल लेवल तक भी स्पोर्ट्स के अंदर गए हैं। जी मैडम, हमारा मेन टारगेट गरीब बच्चों के ऊपर ही है। एक बार सरदार सरजीत सिंह जी मान, प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वो मुझे एक बार कहने लगे कि हमारे एक डॉक्टर साहब जी हैं, श्री रामजी दास सेठी, वो यहाँ संस्था चलाना चाहते हैं और वो मतलब किसी ऐसे आदमी की तलाश में है जो बच्चों को ट्रेनिंग दे सके। उन्होंने मुझे, वो हमारे सेठी साहब न्यूयॉर्क से आए हुए थे, उनसे मिलवाया, उनसे बातचीत हुई और उनको ये बात अच्छी लगी और उसके बाद आज से 10 साल लगभग हो गए हमारी एकेडमी चलते हुए और हमारे जो बच्चे हैं ब्लॉक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीत रहे हैं। सर टाइम मैनेजमेंट आप किस तरह से करते हैं? जॉब है, साथ में एकेडमी है, बच्चों को भी उतना ही प्रॉपर टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है और बच्चे अगर नेशनल लेवल तक गए हैं तो अच्छे से उनकी गाइडेंस हुई है उस चीज़ को लेकर। तो सर टाइम मैनेजमेंट को लेके जानना चाहेंगे? बिल्कुल मैडम, मैंने अपना टाइम जो है सेट कर रखा है। सुबह मैं मॉर्निंग 18 किलोमीटर साइकिलिंग करता हूँ और वापसी पे मैं स्टेडियम में अपनी रनिंग, एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग जो भी है मैं अपना पूरा वर्क करता हूँ। और शाम को मैंने अपने मतलब ऑफिसर को भी रिक्वेस्ट की कि मुझे गेम करनी है, मुझे कुछ समय जो है प्रैक्टिस के लिए चाहिए, मेरी एकेडमी भी चल रही है, तो उन्होंने मुझे फुल कोऑपरेट किया और मैं वहाँ से आजकल मैं सिरसा ज्वाइन कर रखा है, वहाँ से जल्दी आके सीधा ग्राउंड जाता हूँ और बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। बच्चों के सिखाने के चक्कर में मैं खुद भी उनको मतलब खुद भी अपनी प्रैक्टिस करता हूँ और आज आपके सामने हूँ। सर बातों से तो यही लगता है कि मुकम्मल तौर पर आपने अपने जीवन को समर्पित किया है खेल-कूद के प्रति। सर एक और सवाल हमारा आपसे रहेगा कि फैमिली का कितना सपोर्ट रहा इस चीज़ में? क्योंकि फैमिली का सबसे बड़ा एक यही इश्यू रहता है कि हमें टाइम चाहिए क्योंकि आप सुबह जॉब पे होते हैं और शाम को आप एकेडमी में जाते हैं, तो फैमिली का किस तरह का सपोर्ट है? क्या उन्होंने कभी इस चीज़ को लेके आपसे बातचीत नहीं की या रोक-टोक? जी नहीं मैडम, मैरिज से पहले मेरे माता-पिता ने मुझे बहुत सपोर्ट की और मैरिज के बाद मेरी वाइफ़ जो है वो भी एक गवर्नमेंट टीचर है हैबुआना में। तो उनको पता है कि इनको प्रैक्टिस या इनको गेम का बहुत मतलब लगाव है। वो भी मुझे कभी भी मतलब जब मेरा गेम का टाइम होता है, तो उस टाइम कभी भी मुझे कोई ऐसा मतलब चांस नहीं देती कि इनका ग्राउंड मिस हो जाए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। सर मेंटेनेंस को लेके हम जानना चाहेंगे, अपने आप को मेंटेन आप किस तरह से रखते हैं? क्या दिनचर्या रहती है एक जो गेमिंग से जुड़ा हुआ इंसान होता है? क्योंकि हर एक जीवन को जीने का एक सलीका होता है, तो हम जानना चाहेंगे इसके बारे में। अपने आप को मेंटेन करना होता है मैडम कि सुबह जो जैसे कि मैं मॉर्निंग 4:45 उठता हूँ और उसके बाद साइकिलिंग पे जाता हूँ। 18 किलोमीटर की साइकिलिंग होती है। वापसी पे मैं ट्रैक लगाता हूँ स्टेडियम में, एक्सरसाइज करता हूँ, स्प्रिंट वर्क या और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करता हूँ। उसके बाद तुरंत 7 बजे घर पहुँच के 7 से 8 जो है मैं अपने आप को तैयार करता हूँ। 8 बजे राइट मैं अपनी ड्यूटी पे जाता हूँ। ड्यूटी से 5 बजे वापस आके 5 साढ़े 5 बजे वापस ही होती है और उसके बाद मैं 10-15 मिनट घर चेंज करता हूँ और उसके बाद ग्राउंड पहुँचता हूँ। ग्राउंड जाके फिर बच्चों के साथ स्पोर्ट्स करता हूँ और अपनी भी और बच्चों को भी पूरा मतलब इसमें इन्वॉल्व करता हूँ। आज मेरे बच्चे ये चीज़ें समझते हैं कि मतलब जैसे सर ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, हम भी वैसी प्रैक्टिस करके ऊपर उपलब्धियाँ हासिल करें। सर जहाँ तक आपने बातचीत की है खान-पान को लेकर, तो कुछ लोग जो हैं जैसे कि उन्हें रनिंग करनी होती है तो एनर्जी ड्रिंक्स का प्रयोग करते हैं। बहुत सारी इस तरह से मार्केट में मेडिसिन्स आ चुकी हैं, उनका यूज़ करते हैं। तो क्या साइड इफ़ेक्ट रहते हैं इन सब चीज़ों के और नेचुरल जो फूड जो लेते हैं उसमें और उसमें क्या फ़र्क है? ये जानना चाहेंगे। बिल्कुल, मैं मैडम बाहर का खाना बहुत कम खाता हूँ। तली चीज़ मैं बिल्कुल बंद कर रखी है और कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह तो मैं बिल्कुल ही नहीं लेता। कई साल हो गए हमें कोल्ड ड्रिंक लिए हुए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो डाइट आप घर में ले सकते हो,
तो उस तरह की डाइट आप बाहर से नहीं ले सकते। बाहर जो है वो मतलब उनके ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। घर में आप पनीर बना के खा सकते हो, अच्छा दूध पी सकते हो, हरिया सब्जियां खा सकते हो और घर का घी खा सकते हो और जैसे सब्जियों का सूप है, जहाँ हम कोई कैल्शियम वगैरह ले सकते हैं। तो इन चीज़ों में घर में ही आप प्रयोग कर सकते हो सारी चीज़ों का, बाहर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। सर मेडिसिन्स को लेके सवाल था हमारा कि कुछ लोग मेडिसिन्स बहुत यूज़ करते हैं इस चीज़ के लिए, गेमिंग को रन करने के लिए या अपनी जो इम्यूनिटी है उसे बढ़ाने के लिए, तो कहाँ तक सही है वो या कहाँ तक गलत है? मेडिसिन लेने में अपना जो अच्छे प्लेयर हैं वो अपना करियर ख़राब कर लेते हैं, क्योंकि मेडिसिन लिया हुआ जो प्लेयर होता है कि उनका आगे टेस्ट हो जाता है। टेस्ट होने के बाद अगर वो पॉजिटिव निकलता है तो उसकी पूरी लाइफ जो है गेम में ख़राब हो जाती है, तो आगे वो खेल नहीं पा रहा। इसलिए मैं मतलब उन बच्चों को मतलब ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कभी भी मेडिसिन करके अपनी गेम नहीं करनी चाहिए। सर शेड्यूल कितना मायने रखता है एक प्लेयर की ज़िंदगी में? अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो, हमारा हफ्ते में 1 दिन का ऑफ होता है। अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं, अगर सही बच्चे का जो ग्रोथ है, सही एज ग्रुप है, अगर वो डेली प्रैक्टिस करता है तो मुझे लगता है कि वो बच्चा स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल तक ज़रूर जाएगा। अगर उनके घर वाले उसका सपोर्ट करें, उनको अच्छा कोच मिले और डेली प्रैक्टिस करे, उसको कोई किसी किस्म की बीमारी ना हो, तो मुझे लगता है कि वो बच्चा नीचे तक नहीं ऊपर तक जाएगा। सर एक सवाल और भी है जिस तरह की कुछ लोगों की धारणाएँ रहती हैं कि पढ़ाई करने के बाद उसे जॉब में जाना चाहिए, क्योंकि अब तो ये भी हो चुका है कि आपको कुछ भी आता है, आप में टैलेंट होना ज़रूरी है, एप्रिशिएट किया जाता है उस टैलेंट को हमारे यहाँ पर। तो खेलों की जो ये दुनिया है, इसमें अपना जो टारगेट है और अपना करियर किस तरह से बना सकता है एक बच्चा? आज के टाइम पे जो मतलब पढ़ाई के बराबर ही खेल का ज़्यादा मतलब समझा जाता है, क्योंकि आज स्पोर्ट्स को इतना ऊंचा उठाया गया है कि अगर बच्चा अच्छा प्लेयर है तो मुझे लगता है कि वो फ्री नहीं रह सकता। उसको कोई ना कोई बहुत ही बढ़िया लेवल की गेस्टेड अफसर की मतलब जॉब मिल सकती है, अगर बच्चा अच्छा टैलेंटेड है, उसमें अच्छी कला है और दूसरों से अलग है। धन्यवाद। तो सर अब की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, बच्चे कहाँ तक जाने वाले हैं और अब आपका क्या टारगेट सेट है? मेरा टारगेट ये है कि हमारी मंडी डबवाली, जहाँ आसपास के जितने भी गांव हैं, जहाँ डबवाली के जितने भी अच्छे बच्चे हैं, मेरा तो यही मैसेज है कि वो एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे हों। और हमारे पास भी एकेडमी है, अगर कोई भी अच्छा बच्चा हमारे पास आना चाहता है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 10 या 11 साल के बच्चे का है। अगर कोई छोटी उम्र से बच्चा हमारे पास आता है तो हमारी कोई फीस नहीं है, बल्कि फीस की जगह हम लोग बच्चों को शूज़, ट्रैक सूट और डाइट और मेडिकल का खर्चा, यहाँ तक कि कोई ज़्यादा गरीब बच्चा है तो उसकी हम स्कूल की फ़ीस तक भी हम मतलब पे करते हैं। हम कहते हैं कि बच्चे आए, अच्छे बच्चे आए, हम उसको ट्रेन करके ऊपर तक ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर अब आप या बच्चे कहीं जाने वाले हैं कोई गेमिंग वगैरह के अंदर या फिर रनिंग को लेकर किसी तरह का कंपटीशन ऑर्गेनाइज हो? बिल्कुल, हमारी एक लड़की है ज्योति, वो अभी-अभी मतलब कोरोना की वजह से लोकल प्रैक्टिस कर रही थी, अभी वो वापस साई सेंटर चली गई है। अभी उसका टूर्नामेंट जो है वो नेशनल गेम है, इसके लिए वो जल्दी ही वहाँ पार्टिसिपेट करने वाली है। और एक अंडर 11 का बच्चा है तीरथ, वो अभी ब्लॉक में फर्स्ट था, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट है, अब वो स्टेट के लिए क्वालिफाई किया है और जल्दी वो शायद मेरा ख्याल भी करनाल स्टेट हो रही है, वहाँ पार्टिसिपेट कर रहा है। और 2-3 बच्चे और भी है जो डिस्ट्रिक्ट खेल के आए हैं। ये मात्र 3 महीने की प्रैक्टिस है हमारे बच्चों की। सर अंतिम सवाल मेरा, जो हमारे पूरे देश की समस्या बन चुका है वो है नशा, और अधिकतर पाया गया है कि जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए जो बच्चे हैं वो स्पोर्ट्स में होते हैं या फिर इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी को लेकर वो नशे में चले जाते हैं या फिर उसी वक्त वो नशे में पड़ जाते हैं, और पूरे देश के लिए गंभीर समस्या बन चुकी है। तो किस तरह से वो अपने टारगेट को सेट करे जीवन में, व्यायाम को लेकर हो या हम कह सकते हैं इसमें अपने स्पोर्ट्स को लेकर किस तरह से अपना टारगेट सेट करे और नशों से दूर रहें? तो एक सर इस पे हम आपका एक मैसेज चाहेंगे सभी के लिए। आजकल यंग बच्चे जो हैं नशे की ओर जा रहे हैं, ये बात हम भी मानते हैं। पहले
पहली बात तो ये कि जो यंग बच्चे काफ़ी पढ़े लिखे हैं उनको जॉब नहीं मिल रही, इसलिए वो नशों की तरफ जा रहे हैं। आजकल स्पोर्ट्स में बहुत स्कोप है, वो बच्चों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि वो ग्राउंड को ज्वाइन करें और अच्छी प्रैक्टिस करें, और स्पोर्ट्स की वजह से आजकल बहुत सारी जॉब मिल रही है। और अगर वो अच्छे प्लेयर निकल रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर और डीएसपी और भी कई बिजली बोर्ड, रेलवे, बहुत सी जॉब हैं जो स्पोर्ट्स कोटे में मिल रही हैं। तो इनको मतलब अगर अच्छे प्लेयर हैं तो वो ज्वाइन कर सकते हैं।